हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवीपीडिया। माय नेम इज़ मिर्जा सद्दाम हुसैन और आज मैं आपके पास नाबार्ड ग्रेड ए एग्ज़ाम के रिगार्डिंग बात करने के लिए आया हूं। आज हम लोग देखेंगे कि नाबार्ड ग्रेड ए का फ़ेज़ 1 का जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्या सिलेबस होती है, क्या एग्ज़ाम पैटर्न होता है और उसके लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हैं हम लोग। और अभी से, जैसे कि आपको अभी नोटिफिकेशन आया नहीं है, तो अभी से हमारा क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए नाबार्ड ग्रेड ए के लिए, ठीक है। और क्या हमें फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 का साथ में प्रिपेयर करना चाहिए या फिर हमें सिर्फ फ़ेज़ 1 का प्रिपेयर करना चाहिए। ये सारी बातें आज हम लोग इस पर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस साल जो नाबार्ड ग्रेड ए का 2021 का रिजल्ट आया है उसमें हमारे 40+ सिलेक्शंस हुए हैं और ये उनके रिजल्ट्स हैं। और इनका बहुत सारी स्ट्रैटेजी हमें बता भी रहे स्टूडेंट्स की, किस टाइप से हम लोग स्ट्रैटेजी बनाए थे, किस टाइप से हम लोग पढ़ते थे, ठीक है। ये इसका स्ट्रैटेजी का वीडियो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। और मैं आशा करता हूँ कि इस साल जो फ़ोटो पीछे लगा हुआ है उसमें आपकी तस्वीरें हो 2022 के एग्ज़ाम के बाद, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग किसी एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहते हैं कि फ़ेज़ 1 में एग्ज़ाम में क्या पैटर्न होता है, पैटर्न जैसे कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, उससे पहले हम लोग नाबार्ड ग्रेड ए का एग्ज़ाम जो फेज़ ऑफ एग्जामिनेशन है उसके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि 3 फेज़ में ये एग्ज़ाम होता है। सबसे पहला एग्ज़ाम जो होता है वो प्रिलिमिनरी होता है, दूसरा मेंस होता है और तीसरा आपका इंटरव्यू होता है। जो प्रीलिम्स होता है इसमें वो क्वालिफाइंग होता है, ठीक है। अब ये क्वालिफाइंग का मतलब आपको समझना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी बात है। ये क्वालिफाइंग मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि जो नाबार्ड एग्ज़ाम जो स्टूडेंट होते हैं जो प्रिपेयर करते हैं, वो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो यूपीएससी का भी प्रिपरेशन करते हैं। अब वहाँ पे जो सीसेट होता है वो क्वालिफाइंग बोला जाता है क्योंकि वो क्वालिफाइंग है। और यहाँ पे भी आपको, जब यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्वालिफाइंग सेक्शन, ठीक है, प्रीलिम्स जो है वो क्वालिफाइंग सेक्शन है। अब उसके सीसेट के क्वालिफाइंग में और यहाँ नाबार्ड के प्रीलिम्स के क्वालिफाइंग में क्या अंतर है, ठीक है, ये जानना बहुत ज़रूरी है। अंतर क्या है, सबसे बड़ा बात कि मैं आपको बता दूं, इसका मतलब है कि आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है, जो मेरिट लिस्ट बनेगा, ये आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है वो 200 मार्क्स का होता है, ठीक है। मेंस एग्जाम जो होता है वो 200 मार्क्स का होता है और जो इंटरव्यू आपका होता है वो 50 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब यहाँ क्वालिफाइंग का मतलब क्या है कि ये जो क्वालिफाइंग है इसमें आप क्वालिफाई कर जाते हो, उसके बाद आपका फ़ेज़ 2 में आप इंटर कर जाते हो, फ़ेज़ 2 का एग्ज़ाम आप दे सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या होता है कि जैसे आप इसमें क्रैक करते हो, यानी आपका शॉर्टलिस्ट नाम आता है इंटरव्यू के लिए, फिर आप इंटरव्यू पे जाते हो और आपका 50 मार्क्स का इंटरव्यू होता है। जो मेरिट लिस्ट बनता है, यहाँ पे क्वालिफाइंग का मतलब यहाँ पे ये समझिए आप कि जो मेरिट लिस्ट बनेगा आपका, वो इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आपका किससे लेना देना है, सिर्फ इन दोनों से, यानी इन दोनों के हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट, ठीक है। आपका सिलेक्शन इन दो मेंस एग्जाम और इंटरव्यू के ऊपर डिपेंड करता है। अब मैंने थोड़ी देर पहले आपको सीसेट के बारे में उदाहरण दिया था, एग्जाम्पल दिया था कि सीसेट के क्वालिफाइंग और यहाँ के क्वालिफाइंग यानी नाबार्ड के क्वालिफाइंग में क्या अंतर है। सीसेट में क्या बोला जाता है कि सीसेट में बोल दिया जाता है आपको कि आपको 33% जो मार्क्स है वो लेकर आना पड़ेगा। जैसे कि आपको यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है उसमें दो पेपर होते हैं, एक तो पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 2 आपका सीसेट होता है, उसमें बोला जाता है कि सीसेट जो है वो क्वालिफाइंग है, उसमें आपको 33% मार्क्स लेकर आना पड़ेगा तो ही आपका पेपर 1 चेक होगा, ठीक है। यहाँ पे वैसा नहीं, ये क्वालिफाइंग का मतलब नहीं है। यहाँ पे जो क्वालिफाइंग है मतलब इसमें आपको क्रैक करना पड़ेगा, यहाँ पे पर्टिकुलर परसेंटेज नहीं दिया जाता है, आपको कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है। जितना भी कट ऑफ जाता है आपका वो क्लियर आप करते हो, उसके बाद ही आप ये जो मेंस एग्जाम है उसके लिए चुने जाते हो, आप उसके बाद ही मेंस एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो ये होता है 200 मार्क्स का होता है आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम और इसमें क्वालिफाई करने के बाद आपको मेंस एग्जाम दिया जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि क्वालिफाइंग का मतलब क्या हो गया, ठीक है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर परसेंटेज नहीं दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग फ़ेज़ 1 के एग्ज़ाम के बारे में, मैंने जैसे बताया कि आपको फ़ेज़ 1 के एग्ज़ाम के बारे में हम लोग आज बात करेंगे कि फ़ेज़ 1 का जो एग्ज़ाम होता है उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 200 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, इसमें 200 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब हर एक क्वेश्चन जो होगा वो कितने मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का होगा। एक नंबर का सारा कोई भी क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। उसके बाद आपको कितने घंटे दिए जाते हैं, ठीक है, कितने घंटे दिए जाते हैं, ठीक है। तो 120 मिनट्स दिए जाते हैं, यानी 2 घंटे दिए जाते हैं आपको।
और आपको पर्टिकुलर किसी, मान लीजिए कि आपका जो फेज 1 है उसमें कितने सब्जेक्ट होते हैं, 8 सब्जेक्ट होते हैं, थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सा होता है, लेकिन टोटल 8 होते हैं। आपको वहां पे कोई भी सेक्शनल टाइमिंग किसी में बांटा नहीं गया है, याद रखिएगा। जैसे बैंकिंग एग्जाम में होता है कि प्रीलिम्स एग्जाम जो होता है उसमें क्या होता है कि 3 सब्जेक्ट होते हैं, रीजनिंग, क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश। उसमें आपका क्या कर दिया जाता है कि 1 घंटे का एग्जाम होता है, वो 20 मिनट्स डिवाइड कर दिए जाते हैं हर एक सेक्शन के लिए। तो यहाँ पे सेक्शनल जो टाइमिंग है वो नहीं बांटा जाएगा, आपको पूरा का पूरा 200 दे दिया जाएगा। 200 में सॉरी 2 घंटे दे दिया जाएगा और 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब आपको डिसाइड करना है कि किस एग्जाम के लिए, मतलब किस सेक्शन में आपको कितना टाइम देना है, ठीक है, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है, यही स्ट्रैटेजी होती है। अब यहाँ पे आप देखिए कि अब अगर हम लोग नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे 1/4 है, यानी एक क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे तो 0.25 जो मार्क्स आपका वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको तुक्का नहीं लगाना है, तुक्का लगाया जाता है, मैं आपको बाद में एग्जाम के आधे के टाइम में बताऊंगा, जब एग्जाम आपके 10 दिन पहले मैं आपको बताऊंगा कि तुक्का कैसे लगाना है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो नाबार्ड जैसे एग्जाम में तुक्का काम नहीं आता, वो एसएससी बैंकिंग के एग्जाम काम ज़्यादा आता है, तो तुक्का के बारे में अभी इससे मत सोचें आप, ठीक है। बस इतना समझ लीजिए कि आपको नेगेटिव मार्किंग जो होगा 1/4 है, यानी अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 0.25 मार्क्स आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग एग्जाम जो फेज 1 एग्जाम पैटर्न की बात करें, यही सबसे बड़ा चीज़ है कि एग्जाम पैटर्न क्या होता है इसका, ठीक है, पैटर्न क्या होता है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न की अगर हम लोग बात करें तो देखिए, एग्जाम पैटर्न अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले बात आती है कितने सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। तो टोटल कितने सब्जेक्ट के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, टोटल आपके 8 सब्जेक्ट्स होते हैं, 8 सब्जेक्ट, जिसमें सबसे पहले रीजनिंग की अगर हम लोग बात करें तो रीजनिंग की जो होती है कितना वेटेज होता है, वेटेज 20 क्वेश्चन का होता है, 20 नंबर आपसे पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स 20 मार्क्स का, तो वेटेज ज़्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन आपको प्रिपेयर करना है, छोड़ना नहीं है। मैं आपको बताऊंगा कि रीजनिंग से कौन से सेक्शन से आप मार्क्स इजीली उठा सकते हो, और ये जो रीजनिंग का सेक्शन है ना, इससे आपका एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते। अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो रीजनिंग से क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते, और आपको आसानी से उठा भी सकते हो, ये भी मैं बताऊंगा आपको कि आसानी से उठा भी सकते हो आप मार्क्स, ठीक है। अगला जो आता है वो इंग्लिश लैंग्वेज आता है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती है इसमें मार्क्स उठाने में, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 3-4 ही सेक्शन होते हैं जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो भी मैं आगे डिस्कस करूंगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन मार्क्स आप उठा सकते हो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि आप 30 में से 30 उठा सकते हो। जैसे कि मैंने आपको बताया रीजनिंग में आपको 20 में से 20 उठा सकते हो आप मार्क्स, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा ज़रूरी नहीं है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है इसमें, अच्छे स्टूडेंट का भी प्रॉब्लम होता है, तो आपको डरना नहीं है, बस प्रिपेयर करते रहना है। कंप्यूटर नॉलेज से आपको कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20, ठीक है। इसमें भी आप कितना भी जोर लगा लो पूरे मार्क्स नहीं उठा पाओगे, तो जितना होता है आपको पढ़ के जाना है। मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या पढ़ के जाना है, क्या क्या किस सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सारी बातें हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वांटिटी एप्टीट्यूड, इससे क्वांट से भी आप 20 में से 20 क्वेश्चन मार्क्स उठा सकते हो, ठीक है, बहुत आसानी से, क्योंकि नाबार्ड में जो एग्जाम क्वांटिटी एप्टीट्यूड के सवाल होते हैं बहुत इजी होते हैं, बहुत ही बेसिक लेवल होते हैं, ठीक है। अगर डीआई की भी बात करें हम लोग तो बहुत ही इजी लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें, ठीक है। तो आसानी से आप उठा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ा सा अगर आप 1 महीना 2 महीना भी अगर क्वांट पे देते हो और प्रैक्टिस करते हो तो आसानी से आप इस मार्क्स को आराम से, मतलब 20 में से 20 उठा सकते हो, ठीक है। चलिए आगे आती है बात डिसीजन मेकिंग की। देखिए जो ये डिसीजन मेकिंग है ना, ये डिसीजन मेकिंग जो है वो असल में ये रीजनिंग का ही पार्ट है। डिसीजन मेकिंग जो है वो रीजनिंग का पार्ट है, ये रीजनिंग के ही से ही निकाला गया है, ठीक है। आपको कुछ सिचुएशन दे दिया जाएगा और उसमें पूछा जाएगा कि आपकी राय क्या होनी चाहिए। वहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको बताना पड़ेगा कि क्या है इसमें, मतलब आपका डिसीजन क्या होना चाहिए, ठीक है। अगर आप मतलब एथिक्स अगर अच्छे से पढ़े हो, आप अपना दिमाग अच्छे से लड़ाते हो, तो आप आसानी से इसको प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। आप अपने हिसाब से बस सोचो, जितना प्रैक्टिस करोगे आप उतना आसानी से डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाओगे। अगर आपका अपना दिमाग को थोड़ा सा सामाजिक तौर पे अगर देखते हो, ठीक है, तो मतलब जैसे सोशल जो भी है सामाजिक तौर पे अगर आप अच्छे से अपना दिमाग चलाते हो, नॉर्मल जितना आप नॉर्मल रहते हो उस हिसाब से अगर देखते हो, तो आप डिसीजन मेकिंग के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जनरल अवेयरनेस से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन। ये 20 क्वेश्चन, आप 20 क्वेश्चन कितना भी मेहनत कर लो 20 में से 20 नहीं आने वाला है, ठीक है। लेकिन स्टैटिक ज़्यादा पूछा जाता है, करंट से पूछा जाता है, स्टैटिक से पूछा जाता है। मैं बताऊंगा आपको क्या क्या सेक्शन आप है जो आपको पूछना है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि अगर ये इतना भी मुश्किल नहीं है कि आपका 20 में से 20 नहीं उठाया जा सकता है, लेकिन आपको 15 to 20 मार्क्स के बीच में तो आप आसानी से ला सकते हो अगर आप अच्छे से ध्यान देते हो तो,
लेकिन यहाँ पे अगला जो 2 सेक्शन है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज एंड ARD, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके एग्जाम के सिलेक्शन में। ये आपके फेज़ 1 में भी और फेज़ 2 के लिए भी, दोनों का सिलेबस सेम है, आपको दोनों को साथ में प्रिपेयर करना है। याद रखिए, अभी से आपको अगर नाबार्ड में सिलेक्शन चाहते हो तो आपको इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज और एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट अभी से प्रिपेयर करना चालू कर दीजिए, ठीक है। बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पे आपको जो 40 क्वेश्चन, जो 40 मार्क्स पूछा जाएगा आपका, वो इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज के रहेंगे और 40 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर से रहेंगे, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता दूं कि अभी से ही लग जाइए और आप फेज़ 1 एंड फेज़ 2 दोनों के लिए प्रिपेयर कीजिए। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे नाबार्ड में फेज़ 2 के लिए, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, बहुत ही मतलब आपका सिलेक्शन अगर आप चाहते हो तो ये दोनों के बिना आपका सिलेक्शन होना नामुमकिन है, ठीक है। ये कटु सत्य है कि आपको इन दोनों के बिना, आप अगर चाहते हो कि अगर मैं प्रिपेयर करूं और इन दोनों के बिना, ये सेक्शन आप आसानी से पार कर सकते हो, ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत भी नहीं है, लोड नहीं है आपको। दो से 2.5 महीने में ये आपका पूरा प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें आपको टाइम लगेगा और इसी को प्रिपेयर करना है आपको, ठीक है। पूरा अच्छे से प्रिपेयर करना है, इसमें प्रिपेयर कर लिया, आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, एग्जाम पैटर्न। आगे बढ़ते हैं, इसके सिलेबस के बारे में देखते हैं। अगर सिलेबस की बात करें हम लोग, तो देखिए मैंने जैसे बताया आपको रीजनिंग से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसे कैसे आसानी से आपको उठाया जा सकता है मार्क्स, ठीक है। अल्फाबेटिक क्या है, अल्फानोमेरिक सीरीज में आसानी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आसान से आपसे, मतलब क्या बोलूँ मैं कि आप 1 मिनट के अंदर आप 5 क्वेश्चन यहाँ पे मतलब सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे आपको अगर ज़्यादा क्वेश्चन अगर ये रहेंगे आपके, जैसे 20 मार्क्स के हो तो 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अल्फानोमेरिक सीरीज से। वैसे ही कोडिंग और डिकोडिंग है, कोडिंग डिकोडिंग से आपसे 5 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं या फिर 1 से 2 क्वेश्चन भी रहेंगे, ठीक है। आपका जो सिलॉग है ये भी बहुत ईजी सब सिलोजिज्म पूछा जाता है, ठीक है। वैसे ही डायरेक्शन सेंस हो गया, इनइक्वालिटी से आसानी से क्वेश्चन मार्क्स उठाया जा सकता है, बिल्कुल आसानी से, ठीक है। आपके रैंकिंग एंड ऑर्डरिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट। यहाँ पे 2 चीज़, अगर रीजनिंग आपको पढ़ना आता है, रीजनिंग आपको करना है, ठीक है, तो 2 चीज़ों की प्रैक्टिस रखिए आप ये जो जितने भी चीज़ें हैं ना, बहुत आसानी से आप कर लोगे। 2 चीज़ें अगर आपके बन जाते हैं तो क्या, सीटिंग अरेंजमेंट एंड पजल, इसी दोनों में मेहनत करनी है आपको। और इसमें आपको मैं बता दूं, अगर सीटिंग अरेंजमेंट आता है तो आपको पजल नहीं आएगा, अगर पजल आता है आपको तो नाबार्ड में आपका सीटिंग अरेंजमेंट नहीं पूछेगा। और दोनों में से किसी एक में आपको 5 मार्क्स का क्वेश्चन तो रहेगा ही, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा इसमें। उसके बाद आपका मशीन इनपुट आउटपुट, ये थोड़ा आउटडेटेड है पहले पूछा जाता था, लेकिन अब देखिए पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपको तैयारी रखनी है। स्टेटमेंट एंड अजम्पशन से इसमें से 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। डाटा सफिशिएंसी, इससे भी आपको 1 क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा, अगर पूछता है तो ज़रूरी नहीं है कि पूछेगा, लेकिन अगर पूछा जाता है तो सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि अगर आप रीजनिंग की बात करते हो तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, एक तो सीटिंग अरेंजमेंट, दूसरा हो जाता है पजल। बाकी ये आप आसानी से कर लोगे, ठीक है। प्रैक्टिस आपको कहाँ पे करनी है, सीटिंग अरेंजमेंट और पजल में। अगर हम लोग बात करें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, तो देखिए क्या क्या पूछा जाएगा आपको। एक तो परसेंटेज से पूछा जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, सिंप्लीफिकेशन। देखिए सिंप्लीफिकेशन क्या है कि मान लीजिए सिंप्लीफिकेशन क्या है, पता है, मैथ्स का ना जो आपको क्वांटिटी एप्टीट्यूड का ना कोर होता है। अगर आपका क्वेश्चन नहीं भी पूछा जा रहा है ना सीटिंग, तो सिंप्लीफिकेशन से कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको एक बड़ा सा इक्वेशन दे दिया, उसको सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर नहीं भी पूछा जाता है ना, तो ये आपको, आप अगर सिंप्लीफिकेशन का आपका प्रिपरेशन मतलब तैयारी करते हो, तो आपको कोई भी मतलब क्वांटिटी एप्टीट्यूड का कोई भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करने में आपको, मतलब जो टाइमिंग मैनेजमेंट होता है उसको करने में बहुत आसानी हो जाती है, ठीक है। तो सिंप्लीफिकेशन का आप प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। उसके बाद ये सब जो आपका परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, ये इनसे आपको 1 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ठीक है। आपका क्वेश्चन कहाँ ज़्यादा पूछा जाएगा, आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको DI, 1 DI तो रहेगा ही, और ये 5 मार्क्स का होगा, 5 मार्क्स का होगा DI, ठीक है। तो DI आपको प्रिपेयर करना है। अगर DI नहीं पूछा जाता है तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा जाएगा, याद रखिएगा कि या तो DI या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो दोनों की प्रिपरेशन रखनी है आपको। यहाँ पे आपको नीचे दिख नहीं रहा है, एक और सेक्शन है यहाँ पे, नंबर सिस्टम, ठीक है। नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में। उसके बाद अगर इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं आपको बता दूं, रीजनिंग में से 20 क्वेश्चंस, ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 20 क्वेश्चंस,
आपके इंग्लिश से कितने 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे, 30 क्वेश्चन होगा। अब इसमें जो है सबसे, आप देखिए अब यहाँ पे 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर एक से, जो टॉपिक लिखा हुआ है सारे में से 5-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 5 पूछा जाएगा, सेंटेंस रीअरेंजमेंट जिसके हमें पैराजम्बल बोलते हैं हम लोग, तो पैराजम्बल से आपका 20 क्वेश्चन, सॉरी 5 क्वेश्चन होते हैं। एरर से 5 क्वेश्चन होते हैं। सिनोनिम्स एंटोनिम्स से पूछा जाता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा जाता है, एंड फिल इन द ब्लैंक्स पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सेक्शन है जिससे आपको आसानी से मार्क्स उठा सकते हो, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज से आपका कहाँ से पूछा जाएगा, कंप्यूटर अवेयरनेस से पूछा जाएगा, हार्डवेयर एंड मेमोरी, सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एमएस ऑफिस से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना, ये यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। एक तो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एंड जनरेशन, ठीक है, और दूसरा शॉर्टकट्स से भी 1-2 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका इंटरनेट से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या करना है, प्रिपेयर अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम लोग जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस से आपका जो पिछला, जहाँ मान लीजिए कि आज नोटिफिकेशन आता है और बोला जाता है कि आपको 20 जून को आपका एग्जाम होगा, ठीक है, 20 जून को आपका एग्जाम होगा, तो 20 जून से पिछला 6 महीने का करंट अफेयर याद रखें हमेशा, पिछला 6 महीने का करंट अफेयर आपको मस्त पढ़ के जाना ही है। उससे ज़्यादा अगर 6 से 8 महीने हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको 6 महीने का करंट अफेयर छोड़ना नहीं है, लास्ट 6 मंथ का आपको पढ़ के जाना ही जाना है। इसके अलावा हमें क्या पूछा जाता है जनरल अवेयरनेस से, कुछ स्टैटिक पार्ट्स पूछे जाते हैं, स्टैटिक जो क्वेश्चन पूछा जाता है उससे पूछा जाता है, जैसे कि नेशनल पार्क हो गया, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, एयरपोर्ट्स, सी पोर्ट्स, डैम्स एंड रिजर्वोयर्स, ठीक है, अवार्ड्स एंड ऑनर्स, ठीक है, अवार्ड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हेडक्वार्टर्स, बैंक्स एंड हेडक्वार्टर्स, बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, डिफेंस फॉर्म से भी पूछा जाता है, बुक्स एंड ऑथर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा ही जाता है इन लोगों से, ठीक है, बुक्स एंड ऑथर, ठीक है, कंट्री कैपिटल्स, करेंसी, ये सारे जो हैं इनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। बिल्कुल जो ये टॉपिक, जितने भी टॉपिक है ना, आपको स्टैटिक वाला पार्ट आपको पूरा क्या करना है, रट जाना है, रटना है, बिल्कुल। आप सोचोगे ना कि नहीं मैं पढ़ के चला जाता हूँ, कुछ याद नहीं रहता, वहाँ पे आपको ऑप्शन ऐसा दिया जाएगा कि आपको कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या ये, अरे ये पढ़ा था या ये पढ़ा था, आपको पूरा एकदम से रट जाना है, चाट जाना है, ठीक है, छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसके बाद क्या आपका ऑर्गेनाइजेशंस एंड हेडक्वार्टर्स, उसके हेडक्वार्टर्स के ऊपर कि कौन सा फलाना ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, पावर प्लांट्स इन इंडिया, स्पोर्ट्स, चीफ मिनिस्टर्स एंड क्या है, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स कि फलाना, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि तमिलनाडु का चीफ मिनिस्टर्स कौन से हैं। आपको सबसे बड़ी बात मैं बताऊं, ये चीफ मिनिस्टर्स और स्टेट्स जो है ना, ये करंट अफेयर से याद रखिएगा, ये लास्ट मंथ का 6 मंथ्स का आपका करंट अफेयर होगा ना, इसमें ये आपको प्रिपेयर करवा देगा, ठीक है। तो लेकिन वह बस उसी को याद रखना है आपको, ठीक है। तो ये थी आपकी जनरल अवेयरनेस की बात। लेकिन जो अभी आपको मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था कि 2 चीज़ें हैं जो आपका रिजल्ट तय करेगा, वही रिजल्ट आपको बनाएगा, वही सिलेक्शन दिलवाएगा, जो कि है इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज एंड ARD, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो मैं आपको बस शॉर्ट में बता दिया हूँ कि अब अगर सिलेबस चाहिए आपको ना, तो सिलेबस आपको ना नोटिफिकेशन, अगर पिछला नोटिफिकेशन आप देखो नाबार्ड की, तो वहाँ पे आपको डिटेल्स में नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैं एक सिनेरियो आपके पास रख रहा हूँ कि ये आपको इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज में पूछे जाते हैं। बाकी आपको डिटेल्स में मैं आपको यहाँ पे PDF लगा दूंगा, उसी का PDF लगा दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकोगे। वहाँ पे आपको डिटेल्स में मिल जाएगा, आपको जो नाबार्ड का आपका पिछले साल का भी नोटिफिकेशन आया है उसमें आपको पूरा डिटेल्स में मिलता है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वो मैं आपको लगा दूंगा, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा, वहाँ से आप दे सकते हो, या फिर मैं अपना टेलीग्राम चैनल पर ही डाल दूंगा आपको नोटिफिकेशन पिछला, वहाँ से आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा मैं आपको सिनेरियो दे देता हूँ कि क्या क्या पूछा जाता है, किस सेक्शन से आपको क्वेश्चंस रहेंगे आपके इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज में, ठीक है। तो सबसे पहला नेचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, इन्फ्लेशन, उसके बाद पॉवर्टी से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन ट्रेंड से क्वेश्चन पूछा जाता है, एग्रीकल्चर। अब यहाँ पे देखिए एग्रीकल्चर एक तो ARD अलग से है और यहाँ पे भी एग्रीकल्चर आपको दिया गया है, तो यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, देखिए वो एग्रीकल्चर जो आपको ARD है ना, एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, वो बहुत ही कोर लेवल के जाता है। यहाँ पे आपको स्कीम्स पूछे जाएंगे एग्रीकल्चर से कि एग्रीकल्चर का क्या क्या स्कीम है इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ठीक है, कि एग्रीकल्चर को बढ़ावा देने के लिए हम लोगों ने, सरकार ने क्या क्या स्कीम्स निकाला है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पूछी जाएंगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इंडस्ट्री, रूरल बैंकिंग एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक, सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया, सोशल जस्टिस, सोशल मूवमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा नहीं, लेकिन आपको पढ़ना है, ठीक है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम्स, ह्यूमन डेवलपमेंट,
करंट इकोनॉमिक, ये चीज़ें बाद में आपको, जैसे हम लोग तो फ्री में ही करवा देंगे आपको, ठीक है। ये चीज़ अगर आप अभी वीडियो से जुड़े रहते हो तो वो चीज़ आपको जब आते हैं, जैसे कि करंट इकोनॉमिक हो गया, जैसे कि बजट हो गया, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, ये सारी चीज़ें जितने भी स्कीम्स आती हैं वो सारी चीज़ें आपको पढ़ के जानी पड़ेंगी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग ARD की अगर हम लोग बात करते हैं, ARD की अगर हम लोग बात करें तो ARD से क्या क्या पूछा जा सकता है। सबसे पहले एग्रीकल्चर का आपका जैसे कि फंक्शन क्या आता है, ठीक है। एग्रीकल्चर में आपका क्या क्या क्रॉप्स आते हैं, ठीक है, कैसे किस टाइप से आपका एग्रीकल्चर का डेफिनेशन क्या होता है, इस टाइप से भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है आपका सॉयल इरोजन एंड वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। वाटर इज योर रिसोर्स, वाटर रिसोर्स से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका। फार्म्स एंड एग्री इंजीनियरिंग से, उसके बाद आपका प्लांटेशन से, ठीक है। हॉर्टिकल्चर से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। साहिद सर ने एग्रीकल्चर आपको पढ़ाना है, ठीक है। हम तो प्रोनाउंसिएशन भी अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं आपको कि साहिद सर ने बहुत ही अच्छे से आपका जो हमारा ARD है वो पढ़ाया उन्होंने, ठीक है। मैं तो ARD का टीचर भी नहीं हूँ भाई, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि साहिद सर का आप क्लास देखिए, आपको यूट्यूब में भी क्लास देखिएगा आप साहिद सर का, तो आपको लगेगा कि हाँ मैं कहीं से ARD पढ़ रहा हूँ, ठीक है। आपको पूरा कोर लेवल से, बेसिक लेवल से आपको पता है कि एक बात मैं बता दूं कि ज़्यादातर लोग ना ARD नहीं पढ़े होते हैं, एग्रीकल्चर नहीं पढ़े होते हैं, ठीक है। आप जब पढ़ोगे ना, साहिद सर ने ऐसा बताया है कि भाई एकदम से बेसिक लेवल से लेकर जाके आपको जो हायर लेवल तक है कि क्या होता है, पूरा सिस्टम किस टाइप से एग्रीकल्चर का चलता है, वो सारी चीज़ें बताया गया है, ठीक है। तो आप अच्छे से जाइए, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी दिख जाएगा आपको उनका वीडियो, वहाँ से भी आप देख सकते हो। बाकी हमारे पोर्टल पे जाइए, वहाँ पे भी आपको एग्रीकल्चर का क्लासेस मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहाँ से आता है, एनिमल हस्बेंड्री से, फिशरी से, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन से, इकोलॉजी से, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट सिनेरियो जो आपका इंडियन प्रेजेंट सिनेरियो जो है आपका, कि एग्रीकल्चर पे क्या क्या हमारे जो गवर्नमेंट्स हैं वो क्या क्या मतलब किस टाइप से इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपके क्वेश्चंस वहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि जो ARD का जो मैंने आपको बताया, ARD आप हमारे वहाँ से, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने आपको चाहे हमारे पास जो नाबार्ड का जो पूरा पैकेज है ना, मैं आपको ये बता दूं कि आप एक तो सबसे पहले YouTube से हमारे फ्री में प्रिपरेशन हमने करवाया है, वहाँ से प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आप थ्योरी वाला पार्ट पढ़ना चाहते हो तो मान लीजिए कि ARD पढ़ना चाहते हो, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज पढ़ना चाहते हो, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना चाहते हो, ठीक है, या फिर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हो, जनरल अवेयरनेस पढ़ना चाहते हो, वो आपको अलग अलग पार्ट में मिल जाएगा हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि नहीं अभी, जैसे कि अभी सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक साथ कंप्लीट प्रिपरेशन करते हैं, एक कोई पर्टिकुलर को नहीं चूज़ करते हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि जो 1 साल से 2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, वो करते आ रहे हैं, उनका कुछ पार्ट होता है कि मैं सिर्फ मेरा जैसे मान लीजिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, ये सारे पार्ट क्या है तैयार किया हुआ है, लेकिन मेरा जो एग्रीकल्चर है या फिर इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़ है वो तैयार नहीं है, तो मैं क्या करूँ। तो बस आपको मैं ये बता रहा हूँ कि आप सिर्फ एग्रीकल्चर का भी पार्ट जो है वो आप वहाँ से तैयार कर सकते हो हमारे पास से, और ESI का भी तैयार कर सकते हो, कोई भी पर्टिकुलर आप सब्जेक्ट चाहते हो उससे भी आप क्या कर सकते हो, तैयार कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास क्या है कि 7 डेज़ का हमारा कंप्लीट कोर्स का जो 7 डेज़ का ट्रायल चल रहा है, आप जाइए वहाँ पे हमारे पोर्टल पे, मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी दे दूंगा आपको। वहाँ पे क्या होगा कि आप 7 डेज़ का जो हमारा कंप्लीट कोर्स है उसमें जाके 7 डेज़ ट्रायल ले सकते हो, कि 7 दिन का आपका ट्रायल ले सकते हो। अगर आपको अच्छा लगता है तो फिर आप आगे देखिएगा कि हाँ अच्छा लग रहा है मुझे तो मैं ले लिया, अगर आपको नहीं अच्छा लगता तो आप छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं है बस। लेकिन आप ट्राई कीजिए, आपको पढ़िए, आप देखिए कि क्या हम लोगों ने ARD किस टाइप से पढ़ाया है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़ किस टाइप से पढ़ाया है, क्वांटिटी एप्टीट्यूड्स का किस लेवल से आपको दिया जा रहा है, ठीक है, कहाँ से आपको शुरू करना है। आपको चलो आप सेल्फ स्टडी करो, कोई ज़रूरत नहीं आपको, मान लीजिए आपको लगता है कि नहीं मुझे नहीं करना है, मतलब कोई कहीं इन पैसे नहीं देने हैं, मुझे कोई कोर्स नहीं परचेज करना है, आप 7 दिन तक जाके पढ़ो, उसको पढ़ो और उसमें देखो, कम से कम आपको ये तो फ़ायदा हो जाएगा कि कहाँ से किस लेवल से आपको शुरुआत करनी है, ठीक है। मान लीजिए कि आपको अगर क्वांटिटी एप्टीट्यूड शुरुआत करनी है तो कहाँ से पढ़ना है, ARD पढ़ना है, कहाँ से किस लेवल से पढ़ना है और कहाँ तक जाना है, ये तो आप देख सकते हो जाके। तो बस जाइए वहाँ पे और 7 डेज़ ट्रायल लीजिए और उसको पहले अच्छे से तरीके से देखिए कि किस टाइप से हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। आपको वहाँ पे MCQ क्वेश्चन मिल जाएंगे, टेस्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है, टेस्ट सीरीज उसके साथ अटैच्ड है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अटैच्ड हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, स्टडी नोट्स हैं, PDFs हैं, सब कुछ इकट्ठा मिलेगा आपको, कहीं कहीं कुछ भी जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मैं मिलता हूँ आपके साथ अगले साल। अगर कोई भी दिक्कत हो, अगर मान लीजिए आपको 7 डे ट्रायल लेने में कोई दिक्कत आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो आपको क्या करना है, मुझे कॉल करना है, डायरेक्ट मुझसे बात होगी। मैं आपको बता दूं कि मैं अभी पीडिया का मेंटोर हूँ, ठीक है, रेगुलेटरी बॉडीज़ का। तो आपको डायरेक्ट मुझसे बात होगी किस नंबर पे, 783-777-3654।
ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मुझे डायरेक्ट कॉल करो, ठीक है, इस नंबर पे। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलता हूँ अगले सेशन के साथ। और अगर कोई भी आपको लगता है कि मुझे, मान लीजिए कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है सर, आप अभी पीडीएफ में मुझे इस चीज़, ये चीज़ प्रोवाइड कीजिए, आप लोग हम लोग मदद चाहिए, या फिर इस टाइप से आपको कुछ मतलब अभी पीडीएफ, अगर कोई आपको लगता है कि अभी पीडीएफ पोर्टल पे जाते हो, इस चीज़ की सुधार करने की ज़रूरत है, इस टाइप से रहता, तो आप मतलब कुछ सजेशन देना चाहते हो, कुछ फीडबैक देना चाहते हो, तो भी आप मुझे कॉल कर सकते हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू।